इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। तुम्हें पाने की जिद है मुझे कुछ ऐसी कि सिर्फ कोशिश ही नहीं, जुर्रत भी करूंगा। गुजरात का चुनाव और बीजेपी का दाव, नितिन विजय की ये विदाई है। वो लिस्ट आई है लिस्ट आई है, वो लिस्ट आई है लिस्ट आई है, वो लिस्ट आई है लिस्ट आई है। हाँ। गुजरात विधानसभा चुनाव का रण अब पूरी तरह से सज चुका है। सभी दल जीत हार का गणित लगाने में जुटे हुए हैं। सारे समीकरणों की समीक्षा की जा रही है। चुनावी समर में योद्धाओं को उतारा जा रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी की पहली लिस्ट में ही 160 नाम है, यानी मोटे तौर पर पूरी लिस्ट। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग हुई। इसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। इस मैराथन मीटिंग के बाद बीजेपी ने गुजरात चुनावों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में कई पुराने विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। करीब करीब 38 विधायक हैं, तो कुछ नए चेहरों पर दाव लगाया गया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसके टिकट काटे गए और किन्हें मौका मिला। लिस्ट वाला दाम भारतीय जनता पार्टी का जो 160 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें से कितने टिकट काटे गए, ये सारा चुनाव। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 160 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। 38 विधायकों के टिकट कटे हैं और 69 विधायकों को फिर से मौका मिला है, यानी जो सिटिंग एमएलए हैं 69, उनको फिर से मौका मिला है। बीजेपी की इस लिस्ट पर मोरबी घटना, जो हादसा हुआ, उसका भी असर दिखाई दिया, क्योंकि मोरबी हादसे के जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया। जो मौजूदा विधायक है उनका टिकट काट दिया गया। और इसमें एक और बात है कि वहाँ पर जो लोग मोरबी हादसे के बाद उस नदी से जो लोग निकाल रहे थे लाशों को और बचा रहे थे, उसमें एक थे पूर्व एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको फिर से टिकट दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो उनको टिकट दिया गया है। राज्य की जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने वाले हार्दिक पटेल को वीर गांव से चुनाव मैदान में उतार दिया है। रविंद्र जडेजा जो क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी को भी जामनगर नॉर्थ से उम्मीदवार बनाया गया है, जो पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। जिन जिन का टिकट काटा गया उनमें से 4 नाम चौंकाने वाले हैं। वो कौन से नाम हैं वो आपको बताते हैं। पहले लिस्ट वाला नाम है किन लोगों के टिकट काटे गए। उसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी साहब का और पूर्व डिप्टी सीएम यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल साहब का टिकट कट गया है। ये बड़ा नाम है। उसके अलावा भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जो रूपानी कैबिनेट के मंत्री थे, सीनियर पार्टी लीडर हैं, और प्रदीप सिंह जडेजा वो भी रूपानी सरकार में मंत्री थे। कुल मिलाकर 38 विधायकों के टिकट काटे गए, उसमें रूपानी सरकार के लोगों के टिकट काटे गए। इसके अलावा जो मौजूदा सरकार है भूपेंद्र पटेल की, उसके भी कई कैबिनेट मिनिस्टर का टिकट कट गया है। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तो आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले भी कुछ लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन लिस्ट के बीच गुजरात में लोगों की नज़र नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार के सबसे बड़े फैक्टर वही हैं। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी चेहरा रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बहुमत हासिल किया और गुजरात में बहुत बड़े वोटों के साथ सभी सीटों पर उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी 100 से नीचे आ गई। तो समझते हैं कि क्या फैक्टर है नरेंद्र मोदी का लोकसभा और विधानसभा चुनावों की। बीजेपी का हाल देख लेते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में लड़ा गया।
182 में से 160 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। 26 सीटें थी, उसमें से 160 सीटों को यदि लोकसभा सीटों को विधानसभा में बदला जाए और 59.1% वोट मिला। फिर लेकिन जब उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी की सीटें 160 से घटकर 99 रह गई और वोट परसेंट में भी 10% का कमी आ गई, 49% हो गया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हुए पिछली बार, उसमें विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 165 सीटों की बढ़त है और वोट परसेंटेज बढ़कर 62.21 हो गया है। यानी नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप का करिश्मा है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट में इजाफा करता है, लेकिन विधानसभा में उतना बदलाव नहीं आता, उसका असर नहीं दिखता। बीजेपी और कांग्रेस गुजरात में पिछले 27 साल से मुख्य लड़ाई इन्हीं दो दलों के बीच में रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 27 साल से हर बार जीत रही है। ऐसे में गुजरात की जनता इनके अलावा किसी और विकल्प की ओर क्या सोचती है, क्या कहता है CSDS का आंकड़ा सर्वे, उसको भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या इस बार जो तीसरी पार्टी है उसकी जरूरत गुजरात समझता है क्या। CSDS ने ये सर्वे किया है और उसमें कहा गया, सवाल पूछा गया था कि क्या गुजरात में तीसरी पार्टी की जरूरत है, तो 61% लोग सहमत हैं इस बात से। यानी 61% लोगों को लगता है कि तीसरी पार्टी होनी चाहिए, 24% उससे असहमत हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां वहां पर चलती थी, 15% की कोई राय नहीं है, लेकिन 61% लोग समझते हैं कि गुजरात में तीसरी पार्टी की ज़रूरत है। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, विश्वास वाली बात हो सकती है। CSDS के तीसरे विकल्प के आंकड़ों को मजबूती इस बात से भी मिलती है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी दूसरा सबसे बड़ा हो सकता है, ऐसी राय है CSDS के आंकड़ों में, स्टडी में। चुनाव से एक महीने पहले दलों की क्या स्थिति है वो देख लेते हैं। 2017 के चुनाव देखें तो उसमें कांग्रेस को 41% वोट मिले थे और 2022 में आकर उसका वोट परसेंटेज अभी दिखाई दे रहा है 21%, यानी 20% का स्विंग हो गया है, माइनस में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट मिले थे 2017 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अक्टूबर 2022 में उनको 47% वोट मिलते दिख रहे हैं, यानी 2% का स्विंग है माइनस में। और आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है उसको 2017 में कोई वोट नहीं मिला था, 0% है, लेकिन स्विंग में 2022 के अक्टूबर में उसे 22% वोट मिलते दिख रहे हैं, यानी 22% का स्विंग है। अन्य के 9.5 थे, अक्टूबर में 10% है, यानी उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी आज की तारीख में दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही। गुजरात में चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दमखम दिखा रही हैं और तीनों का निशाना एक दूसरे पर है। नरेंद्र मोदी से लेकर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, सभी चुनावी सफर पर हैं और क्या क्या दावे कर रहे हैं एक बार उसको सुन लेते हैं। આ પ્રગતિના નવા નવા સોપાન સર થઈ રહ્યા છે, એટલા માટે મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, પૂરી તાકાતથી બોલી રહ્યા છે। આ ગુજરાત बात ही नहीं करता स्कूल अस्पताल की राजनीति में, ना कांग्रेस वाले करते ना बीजेपी वाले करते। कोई बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क कोई बात ही नहीं करता। रोजगार, महंगाई, कोई नहीं बात करता। आते हैं बस वोट मांग के चले जाते, एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो, एक और। अरे कितने मौके तो दे दिए तुम लोगों को। गुजरात में अच्छा माहौल है, वहाँ भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। कैंपेन ठीक चल रहा हमारा। अभी 5 यात्रा निकली थी, 5वां यात्रा में जो जनता का रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर, उससे इंडिकेशन मिलता है कि लोगों में भावना है कि सरकार ने जो 5 साल तक कोरोना के अंदर बर्बाद कर दिया लोगों को, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत भयंकर वहाँ पर है। अभी नकली शराब से 70 लोग मारे गए वहाँ पर। अभी मोरवी के अंदर जो हादसा हुआ है ब्रिज का, कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे वो लोग। जिद्दी आदमी है, जिद्दी मुख्यमंत्री, जिद्दी उनके नेता है। गुजरात का चुनाव और बीजेपी का दाव, नितिन विजय की ये विदाई है। और लिस्ट आई है, लिस्ट आई है, ओ लिस्ट आई है, लिस्ट आई है, ओ लिस्ट आई है, लिस्ट आई है। हाँ। अब तक गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई होती थी, मगर इस बार आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को
त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में सवाल है कि गुजरात में किसका खेल बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी या ताकतवर होगी? क्या मोरबी की घटना का चुनाव पर असर पड़ेगा? आपको ध्यान है पिछले दिनों मोरबी में जो एक्सीडेंट हुआ था। और तीसरी बात, क्या लिस्ट वाला दाव भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा? यानी उन्होंने जो 38 विधायकों के टिकट काटे हैं, कांग्रेस से आने वाले लोगों को टिकट दिए हैं, इसका फायदा होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत साहब, CSDS के सह निदेशक संजय कुमार साहब, राजनीतिक जानकार अमिताभ सिन्हा जी और डॉक्टर पीयूष जोशी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं, पीयूष जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, अभी हम CSDS के सर्वे की स्टडी की बात कर रहे थे जो कहती है तीसरी पार्टी को एक बड़ा स्विंग मिला है। क्या आप समझते हैं कि इस चुनाव में तीसरी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? विजय जी, इस बात का दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जो सर्वे है चुनाव के तकरीबन 1.5-2 महीने पहले किया गया है जी। और ये सर्वे या आकलन बताता है कि आम आदमी पार्टी तकरीबन कोई 22-24% वोट लाने की स्थिति में 1 महीने पहले दिखाई पड़ रही है जी। अगर इन वोटों को देखें, इसको नंबर्स के हिसाब से देखें तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक तीसरा विकल्प उभरता हुआ दिख रहा है, एक तीसरी फोर्स है गुजरात में जी। और ये मुकाबला तिकोनीय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। तो मतलब आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, तो सर इसका फायदा नुकसान किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को, या खुद आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के तौर पर बड़ी पार्टी के तौर पर निकल कर आ पाएगी? विजय जी, देखिए विजय जी, बड़ा साफ है। अगर आप आंकड़ों के नजरिए से देखें तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी जितना वोट ले रही है वो ज्यादातर वोट कांग्रेस का ले रही है, क्योंकि कांग्रेस का वोट जो 41-42% वो 21 पर आ गया, नीचे गिर के 21% पर जा रहा है जी। तो तकरीबन करीब 18-20% वोट वो कांग्रेस का खींच रही है। हाँ। जी। और बीजेपी का वोट 2-3% मामूली गिर रहा है, वो भी वोट कहीं ना कहीं हो सकता है आम आदमी के पार्टी के पक्ष में जा रहा है। साफ है बिल्कुल कि गुजरात के चुनाव के जो प्री पोल किया उसके आधार पर दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें, दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया। पंजाब में भी कमोबेश यही हाल था। बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है वो कांग्रेस से मिलता जुलता है। जब आम आदमी पार्टी ऊपर जाती है तो वो कांग्रेस की जो सपोर्ट बेस है उसका सफाया करते हुए आगे बढ़ती है जी। तो उसका असर दिखाई देगा। डॉक्टर पीयूष जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। पीयूष जी, आप किस तरह से इस पूरी स्टडी को देख रहे हैं और गुजरात के चुनाव को समझ रहे हैं? धन्यवाद आपका विजय जी, आपने मुझे मौका दिया। आपकी रिपोर्ट्स देख देख के हमने काफी कुछ सीखा है, तो एक बहुत अच्छी पत्रकारिता करने के लिए आपको काफी साधुवाद। जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतना मुझे ये बात समझ आ रही है। जैसे 1.5-2 महीने पुराना सर्वे है, उसके बाद में जो कैंपेन है वो और एग्रेसिव हुआ है और आक्रामक हुआ है। हर पर्टिकुलरली बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो द्विपक्षीय लड़ाई होती थी वो अब एक त्रिकोणीय बनने जा रही है। इस बात में तो कोई शंका बची ही नहीं है। अब रही बात यह है कि अभी जो बचा हुआ 1 महीना और है, उस 1 महीने के अंदर केजरीवाल जी के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पॉलिटिक्स को वो कितना गुजरात के आमजन से जोड़ पाते हैं, कितना परसेंटेज उसमें वो बढ़ा पाते हैं, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस काफी कुछ डिपेंड करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो वेलफेयर विपक्ष की जो जगह है वो न सिर्फ गुजरात में बल्कि भारतीय राजनीति में एक विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, होना चाहिए, पर कांग्रेस जो है उसमें फेल होती जा रही है लगभग। तो मतलब आपके संजय जी का आइडिया ठीक है कि आपका जो पूरा फोकस है वो कांग्रेस पार्टी पे है कि उसके वोट को कैसे अपने पास लाया जाए और उसका फायदा उठाया जाए। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आप राजनीति के बड़े लंबे अनुभवी जानकारों में से और गुजरात पर खास तौर से आपकी पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी पर आपकी पकड़ है। संजय जी ने जो बात कही कि आम आदमी पार्टी एक तीसरी पार्टी बड़े निकल कर आ रही है लेकिन कांग्रेस का नुकसान कर रही है। आज जो बीजेपी की लिस्ट आई है 160 सीटों की, उसमें 38 विधायकों के टिकट काट दिए गए। उससे पहले
प्रधानमंत्री और पार्टी की लीडरशिप ने पूरी की पूरी सरकार के कैबिनेट को और मुख्यमंत्री को बदल दिया, तो क्या इसको मैं ऐसे देख सकता हूं कि पार्टी को खुद को अपनी सरकार पर कॉन्फिडेंस नहीं है? विजय जी, मेरे इस परिचय के लिए आपको बहुत बहुत आभार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल निश्चित रूप से मैं गुजरात को इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मेरे पास गुजरात को राजनीतिक रूप से समझने से ज़्यादा पारिवारिक रूप से समझने की स्थिति है। मेरी धर्मपत्नी, मैं पारिवारिक और पर्सनल बात कर रहा हूँ, वो गुजरात की हैं जी। तो मैं गुजराती मानसिकता को ज़्यादा समझता हूँ। और गुजरात का चुनाव जैसे 2002 का 2007 का मैंने बहुत नज़दीक से देखा था। उसके अलावा मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। मैं संजय जी के इस सर्वे की बात यदि आप मौका देंगे तो बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं गुजराती मानसिकता की बात करना चाहता हूँ। देखिए, गुजराती मानसिकता में मुझे एक छोटा सा उदाहरण देने का मौका दीजिए। 2001 में वहाँ भूकंप आया था भुज में, और उस भूकंप के बाद जो कि बहुत भयावह था, मुझे मौका मिला, दिया गया मौका कि मैं वहाँ एक रिलीफ कमेटी, अर्थक्वेक रिलीफ कमेटी बनी थी, मैं उसके कन्वीनर के नाते वहाँ गया और वहाँ 12 दिन रहा। वो पूरा एरिया राधनपुर से जाके और फिर अंजार, रापर, भुज वगैरह जी। वहाँ पर जब दुनिया भर से आ रहे थे रिलीफ मटेरियल, हम लोगों के पास जिम्मेवारी थी कि हम लोगों की टीम की कि वो उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन करवा पाएँ। उसमें खाद्य पदार्थ थे, कपड़े थे। एक अजीब सी स्थिति मुझे गुजरात में देखने को मिली। लोग सहायता लेने से हिचकते हैं जी। खास करके कपड़े तो वो चाहे कुछ भी हो जाए नहीं ले रहे थे, और सारे के सारे जो कपड़े आ रहे थे हमने निवेदन करवा के कहा कि इनको वापस करवाओ, क्योंकि वो कोई ले ही नहीं रहा है। तो मैं ये चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि जो अभी आप पार्टी के जो पुराने फंडे हैं जिसमें कि वो मुफ्त चीज़ें देती है और मुफ्त चीज़ों के बल में वो क्या क्या करती है राजनीतिक रूप से, ये तो अब देश को पता हो गया। गुजरात में ये फॉर्मूला नहीं चलने वाला, ये मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से। लेकिन गुजरात में चूंकि पहले बाईपोलर पॉलिटिक्स रही है बीजेपी और कांग्रेस की, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस रही है वहाँ वहाँ आप उनके वोट बैंक में सेंध लगाती है, ये बहुत स्पष्ट है, जो संजय जी के इस सर्वे से भी लगभग स्पष्ट हो रहा है परसेंटेज का। हालांकि भारत में सर्वे थोड़ा सा संदिग्ध रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता उतनी खुली हुई नहीं जैसे पश्चिम में है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वेज हैं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर मानता हूँ कि कांग्रेस के असफलता में आपकी सफलता का राज छुपा है। चाहे जो दिल्ली में हो, जैसा उन्होंने कहा, दिल्ली में भी इसी तरीके से पूरा का पूरा हुआ और पंजाब में भी हुआ। गुजरात में स्थिति यह है कि वो उसको छीननी है यदि कोई धरती तो वो बीजेपी से छीननी है। अब मैं आता हूँ संक्षिप्त टिकटों पे। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का टिकटों का बंटवारा है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है, यानी कि वो चुनावों के ऊपर निर्भर है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। जितना मैं बीजेपी के चुनाव प्रक्रिया को समझता हूँ, वो 4 स्तर पे अपना सर्वे कराती है, 4 स्टेज में, 4 स्टेजेस में, और उसके बाद जो फीडबैक के आधार पे वो सिर्फ और सिर्फ रूथलेसली, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही नहीं, वो ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब वही हुआ जो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपने भी माना कि आपके 25% विधायक काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये साफ हो गया ना, आप उसको पॉलिटिकल मायने कैसे भी समझाएं। देखिए, विधायक किसका, नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे विधायक नहीं थे वो, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हाँ, मैं वही, मेरे नहीं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस तो सब जगह, देखिए कोई जादू की छड़ी तो राजनीति है नहीं, ठीक है, वहां पर हर व्यक्ति की अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी से भी इनकम्बेंसी फैक्टर किसी के साथ ज्यादा होता है। ठीक है, मेरे मित्र सुरेंद्र जी भी बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं पार्टी के, कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। जो सर्वे हमने जहां से शुरू किया संजय जी से, वहीं से बात करें कि 41 से 21 पर आ जाए कांग्रेस, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है, झटका देने वाली बात है, और उसमें भी ऐसी पार्टी जिसका लीडर जो है भारत जोड़ने में लगा हुआ है चुनाव के बजाय। विजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2-3 बातें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूँ। पहली बात, मैं सर्वे में कहता हूँ कि अगर ये कि जिस कंपनी का भी ये सर्वे है, अगर ये लोग ये भी कह दें कि 182 की 182 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, मैं तब भी इनके सर्वे पर भरोसा नहीं करूंगा। और अगर ये कह दें कि 21% वोट मिल रहा है, 40% वोट मिल रहा है, 50 मिल रहा है, मेरा कोई भरोसा इन सर्वे पर नहीं है। वहां पर मूल रूप से 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट हैं।
जो हमें जमीन में दिखाई दे रही हैं। जी। हमें जिस तरीके से दिखाई दे रही है हम अपनी बात करेंगे, जिन लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो अपनी बात करेगा। वहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वहां पर उनके झूठे वादे, छल कपट, प्रपंच। चाहे आप अहमदाबाद में उठा लीजिए, अहमदाबाद में आज की डेट में अहमदाबाद के लोग कम और बाहर के लोग धरना दिए हुए ज़्यादा लोग आपको दिखाई दिए होंगे पिछले 1.5-2 महीने में। चाहे वो शिक्षक हों संविदा के, चाहे वो अन्य विभागों की संविदा के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, वन विभाग के हों या किसी भी विभाग के हों जिनको परमानेंट नहीं किया गया है। दूसरी बात, एक बेरोजगारी जिस प्रकार से वहां पर विकराल रूप ले रही है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या। तीसरी बात जो महंगाई है। चौथी बात, जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट्स वहां पर आई हैं और उसके भ्रष्टाचार जो खोलने नहीं दिए गए। और चौथी और आखिरी बात, अभी मोरबी का पुल वाला जो हादसा हुआ, आज की डेट में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मोरबी में 136 लोगों के हत्यारे जो आज भूपेंद्र पटेल जी हैं जिनके ऊपर ये आरोप है और उनके साथी ओरेवा कंपनी के लोगों के ऊपर आरोप है, आज पहला टिकट भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को दे रही है जो लोग 2 करोड़ रुपए में पुल को रिपेयर करने की बात करते हों और 12 लाख रुपए में रिपेयर करके 1 करोड़ 88 लाख खा जाते हों। उन लोगों की हिम्मत कैसे पड़ रही है जनता को सुरेंद्र जी, मैं ये हमारा प्रश्न जी ठीक है, हमारा प्रश्न ये लोग क्या नहीं, वो आपकी बात ठीक है, उसमें मैं कोई आपत्ति मुझे नहीं है। मैं ये कह रहा था कि मैं सोचता था कि संजय कुमार जी तो अपना स्टडी करते हैं, कई बार स्टडीज़ को वार्निंग के तौर पे भी ले सकती है पार्टी, अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी ले सकती है। भैया ये संजय जी कह रहे हैं, इसको देख ले कि क्या हो रहा है। और कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर। अब आप नहीं लेना चाहते वो अलग इशू है, आप अपने तरीके से देख रहे हैं चुनाव को। लेकिन एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए कि क्या राहुल गांधी जी जो पार्टी के लीडर हैं, अध्यक्ष जी तो आपके बना दिया आपने खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी की जरूरत गुजरात के लिए नहीं थी? पिछली बार मैंने देखा था वो अब जनेऊ, मठ, तिलक सब कुछ खत्म, जरूरत नहीं है गुजरात में। आपकी जिस तरीके की भी मीमांसा हो, पत्रकारिता की जगत में आप सब लोगों की अच्छी मीमांसाएं भी होती हैं, निर्मम मीमांसाएं भी होती हैं। हम दोनों चीजों को धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं जी। और आपकी मीमांसाएं हम निश्चित तौर पर सही तरीके से लेंगे। लेकिन किसी एड एजेंसी का, किसी सर्वे एजेंसी का जो लोग हमारे लिए शल्य के रूप में काम करेंगे, हम उनसे कोई भी सूचना लेने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही उनसे कहीं कोई सहारा लेने के लिए इच्छुक हैं। हाँ, जो लोग कृष्ण के रूप में हमारे साथ आएंगे निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। तो हम बहुत स्पष्ट कहते हैं। 3 बातें मैं आपको राहुल जी के लिए भी कह दूं। पहली बात, राहुल जी इस वक्त आर्थिक असमानता के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ रहा है उसको घटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं गुजरात में और गुजरात के चुनाव में फिगर कर रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में वो जिसको भी चाह रहे हैं वो गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब लगातार गुजरात की कैंपेन में लगे हुए हैं। अब सचिन पायलट साहब आएंगे वहां पर प्रियंका गांधी जी आएंगी, वहां पर हमारे रघु शर्मा साहब लगे हुए हैं, आलोक जी हमारे साथी हैं, वो सारे के सारे लोग। हमारी कैंपेन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हम लोग हाइप कैंपेन नहीं कर रहे हैं कि मीडिया के मेन मित्रों के साथ में बड़े-बड़े ऐड दे दें। बड़े-बड़े ऐड देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को और आप पार्टी को, जो लोग दिल्ली को नशेड़ी बना रहे हैं, उन लोगों को वो ऐड कैंपेन मुबारक हो। हम वो ऐड कैंपेन नहीं कर सकते। एग्री आपकी बात से, आप जो समझते हैं वैसा ठीक है, जैसा आपको ठीक लग रहा है। संजय जी, आपने 3 अलग अलग कमेंट आपने सुने। लोग माने ना माने, मैं संजय जी की स्टडी को बहुत ध्यान से और गंभीरता से मानता हूं। अब आप बताइए मुझे कि किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, अपनी बात को, अपनी स्टडी को, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें मैंने और देखी सर। एक था कि आपने लिखा कि भ्रष्टाचार पर गुजरात की राय में भ्रष्टाचार 2017 में बढ़ा 62% लोगों ने कहा, और 2022 में इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 77%। घटा कहने वालों की संख्या 24% थी, जो 22 में घटकर 10% रह गई है। पहली बात। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने इसमें कही है कि डबल इंजन की सरकार, ये मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट में देख रहा हूँ, इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ। डबल इंजन सरकार पर लोगों की राय 2017 में 16% समर्थन कर रहे थे, जो बढ़कर गुजरात में 22 में 27% हो गया है, और सहमति वाले 19% थे, जो बढ़कर
30% हो गए। असमर्थन वाले जो मतलब सहमत नहीं है वो 31% थे, जो घटकर 11% रह गए। तो सर ये दोनों चीज़ों को आप कंट्रास्ट के तौर पर नहीं देखते कि एक 43 और 29 मतलब 72% भ्रष्ट सरकार मानने वाले लोग अब भी डबल इंजन की सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं 57%। विजय जी, पहले तो मैं डिबेट में नहीं पढ़ूंगा कि आंकड़े पे भरोसा किया जाए या नहीं, किया जाए, वो आप लोगों हम की उस पर मर्जी चर्चा है। नहीं, हाँ उसकी चर्चा नहीं करें। वो अपनी मर्जी है, जिनको अच्छा लगे वो ग्रहण करें, देखें, जिनको ना अच्छा लगे ठीक उससे है, रिजेक्ट कर सकते वो इशू हैं। नहीं है जी। लेकिन जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं विरोधाभास है, ऐसे विरोधाभास हमें 2019 के चुनाव से ही नजर आ रहे जी। हैं। जब हमने सर्वे किया तो कई बार ऐसा देखने को मिला। मैं पहले जिक्र करूंगा जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सब राज्यों के चुनाव हुए और इसमें भी हमें देखने को मिला, अगर दो मुद्दों की बात करें, बेरोजगारी और महंगाई, चरम सीमा पर थी। लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बड़ी चरम सीमा पर है, फिर भी उन्होंने किस पार्टी को वोट किया? 4 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार, दोबारा बीजेपी की सरकार थी, यूपी में तो एक तरह से रिकॉर्ड बना। ठीक है, तो ये विरोधाभास है मन में, वोटरों के मन में। इसको इस नजरिए से ना देखे, कम से कम मैं तो नहीं देखता कि नहीं मैं समझना चाह रहा था, नहीं गड़बड़ी के तौर पे नहीं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि मतलब लोग भ्रष्ट सरकार के साथ भी जाना चाहते हैं। हाँ, आपने कुछ आंकड़े छांट के देखे, अगर आप ये देखें, अगर भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करें तो कई राज्य हैं जहां पर आप पूछेंगे अगर सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में तो लोग कहते हैं सरकार में भ्रष्टाचार है। लोगों के मन में एक बिल्कुल साफ आंकड़े जो हमने पेश किए हैं वो बहुत साफ दिखाते हैं कि 2017 की तुलना में आज ज्यादातर लोगों को लगता है कि गुजरात में भ्रष्टाचार बढ़ा है जी। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा है का मतलब ये नहीं है कि वो कहते हैं कि भाई सरकार को वोट नहीं करेंगे। ठीक है। उसके मन में कई दुविधाएं होंगी, भ्रष्टाचार बढ़ा है फिर भी यही पार्टी अच्छी है दूसरी पार्टियों की तुलना में। इसी के लिए जो दूसरा सवाल जब हम पूछते हैं आपका वोट किसको मिलेगा, तो वो उसमें वो बीजेपी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे और उसके कारण बहुत अलग है और एक बड़ा कारण है जिसका जिक्र आगे किया जा सकता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस वक्त वो बड़ा कारण है आइडेंटिटी, गुजराती आइडेंटिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी कि वो हमारे कहते हैं बड़े प्रधान है। ठीक है, बड़े प्रधान वो देश के मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, और हमें उनका हाथ मजबूत करना है। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या लिस्ट वाला दाव भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगा? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7, जिसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, यूं जाते हैं यूं लौट कर आते हैं, लेकिन गुजरात की अस्मिता का महत्वपूर्ण सवाल पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइए। गुजरात का चुनाव और बीजेपी का दाव, नितिन विजय की ये विदाई है। और लिस्ट आई है लिस्ट आई है, और लिस्ट आई है लिस्ट आई है, और लिस्ट आई है लिस्ट आई है। हाँ, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनावों की। आज भारतीय जनता पार्टी ने 182 में से 160 सीटों के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, यानी करीब करीब पूरे उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए हैं। 38 सीटों पर विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 7 वो विधायक जो कल तक कांग्रेस में थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात हो रही थी अभी, संजय कुमार जी ने हमारे कहा कि गुजराती पहचान की बात है, उससे पहले अमिताभ जी ने गुजराती मानसिकता की बात की। अमिताभ जी, गुजराती मानसिकता, गुजराती पहचान, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी का जिक्र संजय जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पर एक पहचान है, उन्हें सबसे बड़े प्रधान के तौर पर उनके साथ रहने की बात वो करते हैं। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर रही? क्योंकि 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी जी रहे वहाँ, और उसके बाद जब वो दिल्ली आ गए तो आपको वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। आनंदीबेन को लाए, विजय रूपानी जी को लाए, भूपेंद्र पटेल को लाए, और फिर भी वो लीडरशिप गुजरात की लीडरशिप नहीं बन पा रही। यही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हुआ कि वो लीडरशिप क्राइसिस को फेस कर रही है, जिसकी वजह से खुराना साहब के बाद अभी तक कोई पार्टी की सरकार बन नहीं पाई।
तो कहीं ये नुकसान तो नहीं होगा? और फिर मैं आंकड़े देख रहा हूँ कि 2002 में जब नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहला चुनाव हुआ था, वहाँ से लगातार आप जो उनका सीटों की संख्या है वो कम होती जा रही है, 127 से 99 पर पहुँच गए। ऐसा लगता है विजय जी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण वो मुद्दा रहता है, और एंटी इनकम्बेंसी को कभी भी नज़रअंदाज करना मुझे लगता है कि राजनीतिक गलती होगी जी। और एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात की जो मैंने मानसिकता की बात की और गुजराती अस्मिता की बात की, उसके एक साक्षात मैं प्रतिमूर्ति मानता हूँ वो है नरेंद्र मोदी, जैसा संजय जी ने भी बताया जी। अब इन सब चीज़ों में जो आपने विरोधाभास देखा, वो विरोधाभास नहीं है, वो वास्तविकता है कि सब होने के बावजूद देयर इज टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर, कोई उसके बाद विकल्प नहीं है। देखिए, राज्य का नेतृत्व अपनी जगह पर ऊपर नीचे होता रहेगा, और साथ में मैं ये मानता हूँ कि गुजरात में यदि आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों से, मैं तो गया अभी, और मैंने जाके वहाँ पर जो पाया वो ये पाया कि ठीक है, सब कुछ अच्छी गड़बड़ है, तुम कह रहे हो वो भी गड़बड़ होगी, मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, उनका मानना है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेटिव है? और नरेंद्र मोदी, यदि हम गुजरात हरा देंगे तो क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा छोटा नहीं होगा? नंबर एक। दूसरी बात, देखिए 24 साल 25 साल लगभग हो गया लगातार यदि कोई सरकार में है वहाँ, और उसका काम करने का तरीका बीजेपी का वो कम्युनिस्टों की तरह नहीं है या ममता बनर्जी की तरह नहीं है कि वो जाके थानों पे कब्जा कर लेते हैं, वो जो टिपिकल कम्युनिस्ट माइंडसेट है और स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है जो ममता जी ने भी अडॉप्ट कर लिया है। बीजेपी में वो ऐसी परिस्थिति मैंने नहीं देखी है, तो इसीलिए वहाँ पर चुनाव प्रजातांत्रिक रूप से ही लड़ने की व्यवस्था है। उसके बावजूद यदि 24 साल तक वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये मानसिकता बन रही है, तो वो इसीलिए बन रही है कि भले ही मैं संजय जी की बात को सीधा नहीं नकार रहा हूँ, यदि उन्होंने पाया होगा कि कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे होंगे, लेकिन उसके बावजूद में यदि ये ऐसा लग रहा है कि 2-3% का आगे पीछे होगा और उसमें सरकार फाइनली यदि बनेगी बीजेपी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुजराती अस्मिता और गुजराती गर्व का। सर, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि 127 भर में एक मिनट जी, दुनिया भर में जो जी मैं केवल ये निवेदन कर रहा था अमिताभ जी कि ये चिंता है, 127 सीटों से पिछले चुनाव में 99 के फेर पर अटक गई थी पार्टी, और अब वो 2-3% और कम हो गया संजय जी की मेहरबानी से, तो वो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, पहली बात। दूसरी बात, आप जैसे अनुभवी से मैं टीना फैक्टर की उम्मीद नहीं करता। आप ये समझाते रहते हैं कि 77 में टीना फैक्टर नहीं चला, 89 में टीना फैक्टर नहीं चला, 2004 में टीना फैक्टर नहीं चला। अदरक जो है जुकाम, खांसी, चाय, सब्जी सबका इलाज करती है, लेकिन खीर में तो नहीं डाल सकते ना। मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है, कोई ऑडियो नहीं। अच्छा, अमिताभ जी के पास दोबारा से आता हूं। जोशी साहब, जो बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये 22% बदलकर कुछ कमाल हो जाएगा, या ये जो हवा होती है आम आदमी पार्टी की, हमने उत्तराखंड में देख ली, गोवा में देख ली, तमाम और जगह पर भी देख ली, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ। पंजाब एक बड़ा उदाहरण है, आप उसको देंगे उदाहरण, या दिल्ली भी बड़ा उदाहरण रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे राज्य रहे जहां पर वो बात बनी नहीं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल यदि चुनाव में उतरता है तो वो अपने जो भी मॉड्यूल है उसको लेके उतरता है। जैसे भाजपा बोलती है गुजरात का मॉडल है, गुजरात के मॉडल को लेके उन्होंने एक लोकसभा चुनाव भी लड़ा। वो मॉडल सबके सामने आ चुका है कि भाई सरकारी स्कूलों की क्या अवस्था है, सरकारी अस्पतालों के क्या बुरे हाल है। दूसरा, मोरबी पुल में जो अभी हादसा हुआ वो हम सभी ने देखा है। उसके अलावा जो इलीगल लिकर सेल है वो लगातार हम लोग सब देख ही रहे हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय है। जो बात सिन्हा जी ने करी, मैं पूरी नम्रता के साथ गुजराती मानसिकता का एक और उदाहरण देना चाहूंगा। गुजराती व्यक्ति जो है वो व्यावसायिक रूप से भी बहुत परिपक्व व्यक्ति होता है। यदि वो किसी चीज के लिए टैक्स देता है तो उस टैक्स को वसूलना जानता है। तो जब वो टैक्स दे रहा है यदि सरकारी स्कूलों के लिए, सरकारी अस्पतालों के लिए, क्योंकि वो पैसा वो दे चुका है, तो इसको हम फ्री के मॉडल के रूप में नहीं, हम इसको एक प्रीपेड मॉडल के रूप में देखें कि भाई जिस चीज के लिए आप पैसा दे चुके हो वो सुविधाएं तो आपको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, आप उसको कब तक इग्नोर करोगे। तो ये बात आम आदमी पार्टी को लगातार ले जाना है, और आम आदमी पार्टी इसको डोर टू डोर ले जाएगी। कितना सफल होगी नहीं होगी वो तो चुनाव के रिजल्ट के तौर पे आएगा, पर एक मजबूत
विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी वहां पे अपने पैर जमा रही है। ठीक ये है बात हम देख डॉक्टर जोशी, एक छोटा सवाल और जोड़ना चाहता हूं मैं आपसे कि अभी मुझे बताया गया, हो सकता है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू करेक्शन, कि पहले आम आदमी पार्टी हिमाचल पर फोकस कर रही थी, फिर लगा कि वहां पर चढ़ने में थोड़ी सांस फूलने लगी, मैदानी पार्टी हो भी जाता है, तो फिर आपने शिफ्ट कर लिया फोकस गुजरात पर। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक और दाव खेला कि 5 दिसंबर को गुजरात में चुनाव है, 1 दिसंबर को चुनाव है, 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव हैं। अब आपके बोर्ड मैंने सारी जगह देखे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल, तो अब आप गुजरात से फिर वापस दिल्ली आना की कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है? मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जो फेस ऑफ आम आदमी पार्टी है वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और जो मॉडल भी है, जो जिसके बलबूते पे पंजाब चुनाव जीता है, वो भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं वो मॉडल है। तो जो फेस ऑफ लीडरशिप है वो तो वहां पे, और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सुदान गढ़वी जी गुजरात में घोषित कर दिए हैं। ठाकुर साहब हमारे हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो एक किसान परिवार से आते हैं, तो वो सारे मुद्दे हैं, कहीं किसी से विड्रॉ नहीं किया है। ये जरूर है कि गुजरात की जनता में प्रतिसाद ज्यादा अच्छा मिल रहा है। हिमाचल के जो हमारे प्रभारी थे सत्येंद्र जैन जी, वो पिछले 4 महीने से जेल में है पीएमएलए एक्ट की कृपा से। तो वो सारी चीजें, कई सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव में, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। मतलब आपने छोड़ दिया है, हिमाचल का मैदान छोड़ दिया, मेरी बात समझ ठीक है? देखिए, छोड़ा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल किसी चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने की पहली स्टेप होती है अपने संगठन का विस्तार। तो संगठन का विस्तार करेगी पार्टी, और पार्टी के जब भाई आपको राष्ट्रीय स्तर पर फैलना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब तक आप अपनी बात डोर टू डोर नहीं करेंगे। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, ऐसे मध्य प्रदेश से आता हूँ जहाँ पे आदिवासी अंचल काफी स्ट्रांग है, और आदिवासियों ने काफी मजबूती से पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया था। क्या वो अब की बार वैसे ही वोट देंगे? उनमें से कई लोग हैं जिन्होंने दिल्ली भी नहीं देखा है। तो पार्टी का कार्यकर्ता जब तक वो मॉडल लेके डोर टू डोर नहीं जाएगा, जब तक वो बताएगा नहीं कि भाई आपके पैसे की ये वैल्यू आपको मिल सकती है। विजय रूपाणी जी ने 350 करोड़ का एक जहाज खरीदा था, और वो 350 करोड़ के जहाज की जगह यदि कितनी सुविधाएं यदि दी जा सकती है गुजरात की जनता को, तो मेरे ख्याल से गुजरात की मानसिकता, व्यावसायिक रूप से जो परिपक्वता है, उसका उदाहरण। ठीक है सर, वो तो अब इस पर अभी बात नहीं करना चाहते निजी चीजों पे कि क्या कहते हैं उस गाड़ी को, छोटी गाड़ी कौन सी होती थी, उससे अब सब कुछ बदल गया है, एक आम आदमी पार्टी का नेता, वो सब। हाँ ठीक है, छोड़िए, अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता व्यक्तिगत बातों पर। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी कुछ समझ में आ रही है, आम आदमी पार्टी की समझ में आ रही है, कांग्रेस की भी कुछ समझा दें, क्योंकि कांग्रेस का एक पॉजिटिव पॉइंट मैं हिस्ट्री में देख रहा हूं कि 2002 से लगातार, बल्कि 1998 से लगातार कांग्रेस का ग्राफ करीब करीब बढ़ा है, घटा नहीं है, और वो पिछली बार 77 पर पहुंच गया 61 से। तो ऐसे में तो पार्टी की कोशिश होनी चाहिए कि इस 77 को 99 के फेयर वाली पार्टी से थोड़ा आगे निकाल लिया जाए, लेकिन लग नहीं रहा कि पार्टी, मतलब अंदर से कुछ कर रहे होंगे आप, वो मुझे नहीं दिखता। तो थोड़ा सा मुझे समझाइए, कुछ खेल कर रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति खेल नहीं है, और यही एक देश का दुर्भाग्य है कि इस वक्त जो मेन प्लेयर्स हैं भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने राजनीति को एक खेल की तरीके से बना दिया है। आज मुख्य मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता है। गुजरात में हम अपने जन मित्रों के जरिए, बूथ मित्रों के जरिए और अपने लोकल कार्डर्स के जरिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं विजय भाई कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हर बूथ पर हमारा यूथ है, और वहां पर जो हमको बातें आती हैं, जो चीजें आती हैं, और सरकार के प्रति जो असंतोष आता है, वो हमारी उत्साह में वृद्धि कर रहा है लगातार। अब मीडिया वाले क्या कहते हैं, टीवी चैनल वाले क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया वाले क्या कहते हैं, या हमारे मित्र। एक मिनट सर, अब हमारी बात अगर बीच में आप टोक देंगे तो मैं उतना बड़ा तो विद्वान हूं नहीं कि संजय जी की तरीके से, आपकी तरीके से। आप बोलिए, आपको पूरी बात का मौका मैं देता हूं, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। आप बताएं। जी नहीं, आप बताएं। नहीं, आप प्रश्न भी पूछ। मैं तो प्रश्न यही पूछ रहा था कि क्या पार्टी उतनी ताकत से लड़ रही है कि 77 को 100 क्रॉस कर सके, ये स्ट्रेटेजी में समझना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सबसे पॉजिटिव ग्राफ कांग्रेस का ही लग रहा है इसमें, हिस्ट्री में। वो बात आप नाराज हो रहे हैं? बिल्कुल, आपकी मैं बिल्कुल नाराज नहीं। मैंने तो कहा ना कि मुझे इस वक्त कांग्रेस पार्टी को वो सब लोग चाहिए, लेकिन शल्य नहीं चाहिए। हमें कृष्ण जैसे सारथी चाहिए, आप जैसे सारथी चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है तो ये भी हमें एक धनात्मक ऊर्जा के रूप में दे रहा है। हम आपको बताएं, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस तरीके से हमारी गुजरात कांग्रेस में उत्साह है, हम किसी भी सूरत में सरकार भी बनाने जा रहे हैं,
हाफवे मार्क को पार भी करने जा रहे हैं। और जिस तरीके के भी ये नतीजे प्री पोल सर्वे में, ओपिनियन पोल में, या ये सारी चीजें बना करके भारतीय जनता पार्टी को अजय दुर्ग के रूप में दिखाई देने की कोशिश की जा रही है, वो सारे के सारे समीकरण भी ध्वस्त होंगे, वो सारी की सारी मान्यताएं भी ध्वस्त होंगी। ठीक है। इसके पीछे मैं आपको एक दो कारण बता दूं। भारतीय जनता पार्टी से जब आप सवाल पूछते हैं तो वहां निर्बाध नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, जब कांग्रेस से सवाल पूछते हैं तो कहते साहब आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से भी पूछिए ना कि क्या वो अपराधी मुख्यमंत्री जिसका नाम भूपेंद्र पटेल है अभी तक इस्तीफा लिया। और विजय भाई, मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 136 लोगों की मौत हुई मोरबी में, 136 लोगों की मौत का जिम्मेवार शासन प्रशासन अगर यही सरकार यहां पर कांग्रेस की होती और यह हादसा गलती से कांग्रेस शासित राज्य में होता तो एक तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा लगा करके टीवी वाले सारे के सारे क्या मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांग रहे होते? एक चैनल बता दीजिए जिसने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। सर आप ऐसा करते कि नहीं मांगा, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। मोरबी की घटना आप बताइए मुझे, 1,88,00,000 रुपए वो ठग खा गया ओरेवा वाला, और 12 लाख रुपए में उसने पुल वो कर दिया। सुरेंद्र जी, मुझे है ना किसी के लिए सफाई नहीं देनी। सुन लीजिए सर, नहीं मेरी बात सुनिए, आपकी बात हो गई ना, हो गई बात। मैं कह रहा हूँ हमारी व्यथा भी सुन लिया कीजिए। व्यथा आपकी सुन ली ना? नहीं हुई सर जी। अच्छा सुनाइए और सुनाइए। नहीं हुई सर, अगर आप व्यथा आधे में कर देंगे तो ये माना नहीं, आप जाएगा पूरी व्यथा कि सुनाएं, कहीं आप ना व्यथित कहीं हैं। आप सत्ता के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। नहीं आप व्यथित हैं, आप सुनाइए पूरी। सर राहुल जी भी नहीं सुनते उनकी व्यथा, आप तो सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा निवेदन से जी सुरेंद्र जी आप सुनाइए। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की हिम्मत कैसे कर पा रही है, अपने भूपेंद्र पटेल को टिकट देने की हिम्मत कैसे कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक उस 136 लोगों की हत्या 13वीं तक नहीं हुई है वहां पर, और आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। भूपेंद्र पटेल को तो जेल में होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी से गुजरात की जनता जब ये सवाल करेगी तो निश्चित तौर पर ये सारी के सारी चीजें आएंगी और आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। और जो संजय जी की कंपनी ने सर्वे किया है वो भी गलत साबित सिर्फ इन वजहों से होगा। ठीक है संजय जी, एक सवाल सर्वे से अलग मैं समझना चाहता हूं, वक्त थोड़ा कम है लेकिन आपसे समझना चाहता हूं। पार्टी के वहां पर 3 पार्टियों की लीडरशिप है, 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। 3 के बड़े लीडर हैं हमारे पास, अरविंद केजरीवाल साहब, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी। इन तीनों लीडर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस को आप कैसे देखते हैं, मतलब उसका असर क्या पड़ेगा उनकी पार्टी के भविष्य पर या चुनावी नतीजों पर? मैं तो सिर्फ आंकड़ों का सहारा लूंगा, फिर अपने आंकड़ों का सहारा, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। 2 पार्टियां जिनके नेता वहां चुनावी मैदान में हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जो आकलन है, बीजेपी लगभग अपना समर्थन बरकरार रखे हुए है, आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, 0 से तकरीबन 21-22% पे चली गई है। और जिनके नेता जिनका आपने जिक्र किया है जो गुजरात में नहीं है, साफ दिखाई पड़ रहा है हमारे सर्वे के आकलन से कि उनके वोटों का प्रतिशत आधा होता हुआ दिख रहा है। अभी तो आने वाला समय बताएगा 8 दिसंबर को कि सुरेंद्र जी के दावे ज्यादा सटीक होते हैं या जो हमारे सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं नजदीक पहुंचता है। ठीक है, सुरेंद्र जी के दावे और बात पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो अपनी बात कह सकते हैं, है ना, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अमिताभ जी, आपसे उस समय बात थोड़ी सी कट गई थी। मैं समझना चाहता हूं कि जो लीडरशिप का सवाल है, प्रधानमंत्री जी के, जैसे संजय जी ने भी जोड़ दिया कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी है वो वहां पर मदद करती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पिछले चुनावों में जब से मोदी साहब वहां से मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और लीडरशिप वहां पर नहीं रही है गुजरात बीजेपी की। और ये नुकसान आपको दिल्ली में आम आदमी बीजेपी का देखा कि बीजेपी में खुराना जी के बाद कोई लीडरशिप नहीं रही तो सरकार नहीं आई है। 99 से गिर गए तो फिर बीजेपी गुजरात में कैसे आएगी? वो मानसिकता, अस्मिता सब चली जाएगी नंबर के साथ। विजय जी, एक तो मैंने जो पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है संजय जी के उस सर्वेक्षण का जिक्र किया है जिसमें कहा है कि विरोधाभास है। एक और तो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के बारे में उनका विश्वास जो बढ़ा है जी। तो ये जो बढ़ने की बात है, यदि उसको भी यदि आप मान के चलें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुजरात के लोगों की मानसिकता, फिर मैं वही आता हूँ, वहाँ नफ़ो नुकसान की मानसिकता होती है गुजरात में। नफ़ो नुकसान मतलब वहाँ हानि और लाभ क्या होगा, मोटे तौर पर व्यावसायिक मानसिकता वहाँ की जनरली है। कास्ट में थोड़ा सा है बंटवारा, लेकिन वो भी अंतिम समय में जो इलेक्शन मैनेजमेंट की दृष्टि से यहाँ पर जो फुल टाइम
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिसको कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि वो राजनीति को खेल मानने लगे हैं। मैं एक यहाँ पर राजनीति के जानकार या उसके विद्यार्थी के नाते बोल रहा हूँ कि राजनीति खेल है या नहीं है, लेकिन राजनीति को पूर्णकालिक कर लेना पड़ता है, पार्ट टाइम लेना पड़ता नहीं है। और अफसोस की बात है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पार्ट टाइम राजनीति वाले जनरेशन से हो गए हैं। हाँ, आप पार्टी में अभी फुल टाइमर हैं, लेकिन आप कांग्रेस को आप कहाँ पार्ट टाइम कह रहे हैं? वो नेता उनके 1000 किलोमीटर पैदल चल रही है और आप कह रहे हैं पार्ट टाइम चल रहे हैं। 1000 किलोमीटर से ऊपर चल रही है राहुल गांधी जी पैदल। हम लोग देखिए एक छोटे नहीं, बिहार में एक कहावत है, क्या भोज के दिन कोहड़ा रोपाई। देखिए जो जिस समय ठीक है आपके यहाँ खाना पीने का बने भोज हो रहा, उस दिन आप चलने लगिएगा तो लोग नहीं मानेंगे कि आप फुल टाइम ठीक है। आपके यहाँ के पुराने जो रिकॉर्ड को देखिए, कभी आप थाईलैंड घूमते हैं, एक लास्ट कमेंट मैं चाहता हूँ पीयूष जी, आप इस चुनाव के नतीजे, बस छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूँ आपसे भी। पीयूष जी, आप क्या सोच रहे हैं? आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी, दूसरे नंबर की बनेगी, पहले नंबर की बनेगी? जो आपको ठीक लगे वो बोलिए। पूरी नम्रता के साथ में संजय जी को मैं बताना चाह रहा हूं, जो हमारे पास में अभी लेटेस्ट सर्वे लास्ट वीक का 30 से 35% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का, ये हमारा इंटरनल सर्वे बता रहा है। तो नंबर 2 तो तय है, नंबर 2 तय, ठीक है। सुरेंद्र जी, तय है, लड़ाई अब नंबर 1 की है। ठीक है सुरेंद्र जी, कांग्रेस नंबर 2 की, नंबर 1 की, नंबर 3 की? छोटा सा जवाब चाहिए मुझे। चुनाव में जा रहे हैं सत्ता बनाने के लिए, और सत्ता हमारे हाथ में आएगी। हमें गुजरात के प्रबुद्ध जनता पर पूरा भरोसा है कि गुजरात नंबर 1 पार्टी बनेगी को गुजरात की महान जनता नंबर 1 पार्टी बना करके उभारेगी। और रही बात, ये जितनी पार्टियां हैं जो दिल्ली को नशेड़ी बनाना चाहती है, सर वो उस पर चर्चा हो गई, गुजरात को गंजेड़ी बनाना चाहती हैं, इन दोनों पार्टियों को नकारा जाएगा। ठीक है अमिताभ जी, छोटा सा जवाब, बीजेपी नंबर 1 रहेगी या 2 पर चली जाएगी या तीसरे पर आ जाएगी? छोटा सा जवाब देखिए, मैं फॉर्मूला है, डबल इंजन सरकार ही वहां चलने वाली है, क्योंकि गुजराती मानसिकता नफा नुकसान की बहुत चिंता करता है। केजरीवाल जी ने नए इंजन की बात कही, 27 साल सरकार के। ठीक है संजय जी, लास्ट कमेंट आपका। केजरीवाल जी वहां हवा हवाई हो गए हैं, क्योंकि वो मुफ्त राजनीति नहीं इस पर हम चर्चा नहीं कर। संजय जी लास्ट कमेंट आपका। नंबर 1 बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 2 और 3 पर मुझे लगता है कि अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया, इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या लिस्ट वाला दाव जिताएगा चुनाव, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लिस्ट बनाई है। 60% लोगों ने इसके पक्ष में हाँ के यानी वोट दिया है और 40% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी 60% लोग समझते हैं कि हाँ इससे शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। हार दिल दुखाने वाली होती है। आज क्रिकेट में हम हार गए, इसलिए मैंने वहां से शुरू किया। और जब हार क्रिकेट में हो तो दिल इतना दुखता है कि खुदा याद आ जाता है। फिर बात होती है इसने वो नहीं किया, उसने वो कैच छोड़ दिया, इसने रन नहीं बनाए, इसको क्यों खिलाया। यानी हार के बाद बहाने खोजते हैं ताकि उसके गम से बाहर निकल सकें। इस ओर ध्यान ही देने की असल नहीं देते कि असल गलती कहाँ हुई, कहाँ हम हार गए। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत प्लानिंग से होती है। अगर प्लानिंग ठीक हो तो सब चंगा, अगर गलत हो तो सत्यानाश। तभी तो कहते हैं कि जीत नामों से नहीं काम से होती है। और राजनीति भी कुछ ऐसी है, यहाँ नाम से ज़्यादा काम आता है। इसीलिए तो सत्ताधारी टीम ने अपने खिलाड़ियों को इसलिए बैठा दिया क्योंकि शायद वो कप जीतने की जंग में फिसड्डी साबित होते। वहीं एक दूसरी टीम भी है जिसे कप अप से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी अलग ही लीग खेल रही है। तभी तो ना खिलाड़ी बदल रहे हैं ना कोच। इस बार तीसरी टीम भी है जो कि पहली बार हिस्सा ले रही है नए चेहरों के साथ, लेकिन उसके पास वो है जो होना चाहिए, प्लानिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए बेहतर हो, आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।